हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास पाठक में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि टर्म 2 क्लास 9 का एग्ज़ाम का जो रूटीन है वो निकल चुका है और 28 जून को जो है आप लोग का सोशल साइंस है। ठीक है, सोशल साइंस में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो ये चारों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो है आपका वो 28 जून को डिसाइड कर दिया गया है जैक की तरफ से। तो उन्हीं के बीच जैक ने जो है वो मॉडल पेपर जारी किया था सेट 3। ठीक है, 1, 2 और 3 तीन सेट में जारी किया है मॉडल पेपर। तो आज मैं सेट 1 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी का मैं फुल डिटेल्स में एनालिसिस लेकर आया हूँ आप सभी के समक्ष। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और कमेंट करके बताएं कि आप सभी ने किस प्रकार की तैयारी की है अभी तक सोशल साइंस में। और दोस्तों, अगर आपको ये सोशल साइंस में जो 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी चैप्टर दिए गए हैं जैक की तरफ से, जितने भी टर्म 2 में चैप्टर दिए गए हैं, उन चैप्टर के सभी चैप्टर के मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा आप सभी को इसी चैनल पर। 28 जून के पहले पहले आप सभी चैनल से जुड़े रहें ताकि एक धारदार तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहले है क्लास 9th टर्म 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022 सेट 1 सामाजिक विज्ञान। और समय आपको मिलेगा इसमें 3 घंटे और मार्क्स जो होगा आपका 40 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन जो होगा पूरा 19 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 19 रहेगा जिसमें आपको 13 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वस्तुनिष्ठ टाइप में दिया गया था कि जर्मन संसद का नाम क्या था। तो जर्मन संसद का नाम जो है वो ड्यूमा था। जिस तरह आपको मैंने ऑब्जेक्टिव दिया था, ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार के क्वेश्चन मैं बहुत सारे करवाया था आप सभी को। तो उसमें दिया गया था कि ड्यूमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया वैज्ञानिक वानिकी से आप क्या समझते हैं। तो वैज्ञानिक वानिकी क्या है देखते हैं एक बार। वैज्ञानिक तकनीकों, इसमें दिया गया है आंसर, वैज्ञानिक वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग द्वारा जंगलों के संसाधनों का प्रबंध और संरक्षण करने को वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग द्वारा जंगलों के संसाधनों का प्रबंध और संरक्षण करने की वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निर्धनता के किन्हीं दो मुख्य आयामों को लिखें। तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो निर्धनता यानी गरीबी के दो मुख्य आयाम निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि। अगर गरीबी रहेगा निर्धनता के लिए तो जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद साक्षरता, लिटरेसी रेट में जो जो होगा डिक्रीज, वो हो जाएगा क्योंकि अगर साक्षरता में कमी आता है तो उससे निर्धनता में भी कमी आएगा। उसके बाद है रोजगार का सृजन ना होना। अगर आप बहुत ज़्यादा निर्धन हैं तो आपको रोजगार की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, प्रॉब्लम में फंस जाएंगे आप। उसके बाद है चौथा है भूमि संसाधनों में कमी और बेरोजगारी होना। पांचवा है गरीब किसानों का बड़े मालिकों या बड़े किसानों द्वारा लगातार शोषण करना। ठीक है, तो जो गरीब किसान होते हैं, छोटे किसान होते हैं, उनको बड़े किसान जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कष्ट देते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनका शोषण किया जाता है बड़े किसान के द्वारा। आगे क्वेश्चन है सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है। तो इसका आंसर होगा सरकार बफर स्टॉक का निर्माण करती है, इसका मुख्य कारण यह है कि बफर स्टॉक का इस्तेमाल कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गत कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम या आपदा वाली स्थिति में हमारी मदद करता है। तो ये क्वेश्चन के माध्यम से आपका डबल क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। जैसे हो सकता है कि आपसे पूछ देगा निर्गत कीमत। तो निर्गत कीमत क्या होता है कि बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए जो सरकार जो मूल्य तय करती है उसको निर्गत कीमत कहते हैं। ठीक है, ये सब एमएसपी के माध्यम से, एमएसपी के अंडर आते हैं ये सब। आगे क्वेश्चन है अधिकार से आप क्या समझते हैं। अधिकार से 5वां नंबर है। तो सरकार द्वारा, आंसर होगा सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को कुछ विशेष सुविधा या हक दिया जाता है जिसे अधिकार कहते हैं। हमें लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल उचित तरीके से करना चाहिए। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन दिया गया है मतदाता सूची क्या है। ये पॉलिटी से रिलेटेड है। तो मतदाता सूची उस सूची को कहते हैं जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम होते हैं जो मतदान कर सकते हैं। तो जो मतदान करने लायक हैं 18 साल से ऊपर, उसमें जो लिस्ट आता है उसको कहते हैं मतदाता सूची। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भारत मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाला देश है। इस प्रकार भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। आगे 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जर्मनी में नाजीवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। तो जर्मनी में नाजीवाद के उदय के निम्न कारण मुख्य थे
वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला है जर्मनी की आर्थिक मंदी, ठीक है, जर्मनी में जो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम हुआ था वो चीज़ है। उसके बाद है गणतंत्र की असफलता, वाइमर गणतंत्र की असफलता। आगे है साम्यवाद का डर, फिर है यहूदियों की विरोध नीति, उसके बाद है जर्मन के संविधान की कमियां और हिटलर का व्यक्तित्व, ठीक है। आगे है लगातार युद्धों की चलन भी वहां पर नाजीवाद के उदय के प्रमुख कारण थे। तो ये इन सभी कारण हैं जो जो जर्मनी में जो है, जर्मनी में नाजीवाद का प्रमुख उदय का कारण हुआ था, ठीक है। जर्मनी में नाजीवाद का उदय का प्रमुख कारण हुआ था इन सभी चीजें। आगे है 9 नंबर क्वेश्चन, बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? तो इसका आंसर होगा कि बस्तर में मुख्यतः आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1859 में साल के वृक्षों को बचाने के लिए विद्रोह किया था, जिसे कोई विद्रोह के नाम से जाना जाता था। इसको क्या बोलते थे? कोई विद्रोह, ठीक है। और ये क्या चीज में किया गया था? साल के वृक्ष को बचाने के लिए। आगे है बस्तर में आदिवासी जनजीवन पूर्णतः वनों एवं उससे मिलने वाले वनोपज पर आधारित है। वन और आदिवासियों का अटूट गठबंधन हजारों साल पुराना है। वनों के लिए आदिवासी जान भी दे सकते हैं और जान भी ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार वनों को बचाने के लिए बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो थे वो साल के वृक्षों को लगातार काटते जा रहे थे और इससे आदिवासी जो है काफी खफा हुए थे, क्योंकि वनों और आदिवासियों का जो रिलेशन है वो 1000 साल पुराना है। क्योंकि जो आदिवासी समुदाय के लोग थे वो कंद मूल फल और जो वन के जो वनोत्पाद हैं उनसे अपना जीवन यापन करते थे, इसलिए उन सभी को गुस्सा आ गया था और वे अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध कर चुके थे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है? ये क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स से भी है और ज्योग्राफी से भी, दोनों को मिक्स करके, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा चांस है कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए निम्न चीजें ध्यान में रखा जाता है। जैसे सबसे पहले खाद्य आवश्यकता, ठीक है, फूड फूड अगर प्रोसेसिंग आपके पास है, खाद्य आवश्यकता। उसके बाद कपड़ों जूतों इत्यादि का प्रबंध होगा और ईंधन प्लस प्रकाश, ईंधन और प्रकाश की व्यवस्था होगी। आगे है चौथा में शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी सुविधा आदि पर विचार किया जाता है। इन सभी कारकों पर विचार किया जाता है कि निर्धनता रेखा का आकलन कैसे करना है। आगे निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता की के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर भी आधारित है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है, ठीक है। इन सभी से कम होने पर निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। अगर आप शहर क्षेत्र में हैं तो आपको 2400 कैलोरी, ठीक है, सॉरी, ये अगर आप ग्राम में हैं तो 2400 कैलोरी, और अगर नगरीय क्षेत्र में आप हैं तो 2100 कैलोरी आपको चाहिए, ठीक है। 2100 कैलोरी आपको चाहिए, तभी आप वहाँ पर जो है सक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, निर्धनता रेखा के आसपास में। आगे क्वेश्चन होगा कि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, किसानों से अनाज कैसे खरीदती है, ठीक है। तो एफसीआई किसानों से अनाज किस प्रकार खरीदते हैं, इसको हमें डिस्कस करना था। तो देखिए इसमें है, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई किसानों से अनेक आधिक्य गेहूं तथा चावल खरीदता है। उनके आधिक्य गेहूं तथा चावल खरीदता है, उसका भंडारण करता है। किसानों को उनकी फसल के लिए उचित मूल्य प्रदान किया जाता है, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कहते हैं। इस प्रकार एफसीआई अनाजों का भंडारण करता है। मतलब एमएसपी मतलब क्या होता है कि अगर आप गेहूं उपजाए हैं, कोई किसान है और आपका अगर माल नहीं बिक रहा है, ठीक है, तो सरकार जो है एक कीमत तय कर देती है कि इतना क्विंटल में इतना आपको पैसा दिया जाएगा, और वो फिक्स रेट होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से एमएसपी जो है वो निर्धारित किया जाता है सरकार से, और इसी प्रकार से सरकार जो है वो किसानों से अनाज लेती है और उसका भंडारण करती है और पुनः उसको फिर सेल करती है, ठीक है। तो ये हुआ एफसीआई वाला क्वेश्चन। आगे है पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आ रहा है कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का क्या आधार है? जो इंडिया में चुनाव होते हैं इसको लोकतांत्रिक क्यों माना जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा कि चुनाव के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस तरह से लोकतंत्र और चुनाव एक दूसरे के पूरक माना जाता है। चुनाव में अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग करके एक नागरिक कई बड़े परिवर्तन ला सकता है, और इसी के कारण लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति का समान अवसर प्राप्त होता है। लोकतंत्र में चुनाव का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये सभी कारण हैं जो लोकतंत्र में चुनाव का महत्व को रेखांकित करते हैं। आगे जो है 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया संवैधानिक उपचार के अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया वह अधिकार है जिसके तहत वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, ठीक है।
तो क्या दिया था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया वह अधिकार है जिसके तहत वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में, कि अगर आपका मौलिक अधिकार जो है उसका अगर उल्लंघन किया जा रहा है किसी दूसरे समुदाय या तबके के द्वारा, तो सीधे आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, एससी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। आगे क्वेश्चन है 14 नंबर, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है। तो आंसर है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। सबसे पहला अक्षांश है लैटिट्यूड, ऊंचाई, एल्टीट्यूड, वायुदाब, एयर प्रेशर, पवन, विंड, और समुद्र से दूरी, डिस्टेंस ऑफ सी, और पश्चिमी विक्षोभ तथा महासागरीय धाराएं, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ओशियनिक करंट, ये सभी जो फैक्टर हैं वो भारत की क्लाइमेट को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है, ठीक है। आगे है युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। युद्ध जब होते हैं तो उससे जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। तो इसका आंसर होगा कि युद्धों से जंगल निम्न कारकों से प्रभावित होते हैं। जैसे सबसे पहले दिया लकड़ी की मांग, दूसरा है वन दोहन, वन को जलाया जाता है। उसके बाद है युद्ध के कारण वनों इत्यादि में आग लगना जिससे काफ़ी वन क्षेत्र का नुकसान होता है। और चौथा है युद्ध के समय सरकारें लकड़ी के विशाल भंडारे का तथा आराम मिलों को खुद ही जला डालती, क्योंकि ये संसाधन शत्रु के हाथ ना लग जाए। इससे अस्काचर्ड मतलब इसका अर्थ होता है भस्म कर भागो नीति भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो नीति है वो उसके द्वारा जंगल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए किन्हीं 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का उल्लेख करें। तो सबसे पहले देखेंगे निर्धनता क्या है, ठीक है। तो जब व्यक्ति के पास उसके जीवन जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, उस स्थिति को पॉवर्टी मतलब निर्धनता कहा जाता है। निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा निम्न कार्यक्रम चालू किए गए हैं। सबसे पहला क्या है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है वो निर्धन लोगों को रोजगार देती है, ठीक है। 1993 में ये शुरू किया गया। आगे ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो 1995 ईस्वी में किया गया, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है। मतलब ग्राम में जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है रोजगार का सृजन किया जाएगा। आगे है नरेगा, ठीक है, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, इसके माध्यम से व्यक्ति को 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये योजना है और इससे ग्रामीण तबके के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। अब देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। जो योजना चलाई जा रही है इसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की बढ़ोतरी किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सशक्त किया जाएगा और आत्मनिर्भर बनकर दूसरे पर आश्रित होने की भावना को खत्म कर सकता है, आत्मनिर्भर बना जाएगा इससे, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करें। तो भारत में चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन की निम्न भूमिका है, ठीक है। सबसे पहला भूमिका क्या है, चुनाव तारीखों का ऐलान किया जाता है। आगे चुनाव चिन्ह जारी करेगा जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन। उसके बाद है आचार संहिता लागू करना, फिर है मतदान केंद्रों को निर्धारित करना, आगे है चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना, और फिर आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को दंडित करना, और अंत में जो है मतदान कराना हो जाएगा, और मतदान होने के बाद मतगणना की व्यवस्था किया जाएगा। उसके बाद रिजल्ट को घोषित करना, ठीक है। ये सभी कारण चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन है। तो आप देख सकते हैं कि हमने सेट 1 को कंप्लीट कर लिया है आज के वीडियो में। आगे आने वाले वीडियो में सेट 2 और सेट 3 भी किया जाएगा, और साइंस का सेट 1, 2, 3 देंगे हम। उसके बाद मैथ के भी सेट 1, 2, 3 को सॉल्व किया कराया जाएगा आप सभी को। तो आप लोग निश्चिंत रहें, आपकी तैयारी जो है काफ़ी बेहतर होगी इस चैनल के माध्यम से। और आप लोग अगर आप इस चैनल का लाभ ले रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल के नेम को भी शेयर करें दोस्तों, ताकि जो भी दूर दराज और ग्रामीण के इलाके के जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको इस चैनल के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिले। और आप मॉडल सेट को ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करें दोस्तों, ताकि मॉडल सेट को आप कंप्लीट करेंगे तो आपको एक अलग का कॉन्फिडेंस नज़र आएगा अंदर से, और आपको एक आइडिया भी लगेगा कि आप के सवाल जो है किस किस टाइप के बनेंगे। तो चलिए यही उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, अपना बहुत ख्याल रखिए और एग्जाम में फोड़ दीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।